नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बातचीत कोरोना पे ही होगी, लेकिन आज कोई डिबेट नहीं होगी, आज पॉलिटिकल बात नहीं होगी। आज बात इस बात पे होगी कि इस पूरी महामारी से हमें कैसे लड़ना है और कैसे इसको जीतना है, कैसे इसको हराना है। तो आज हमें ये समझना है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और जीतना है, क्योंकि डरने से कोई बात बनने नहीं वाली है। और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आपके दिमाग में होंगे, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अलग अलग दवाइयों के आप नाम सुनते होंगे, हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगी हुई है, ऑक्सीजन सेंटर्स के बाहर लाइन लगी हुई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि टेस्ट कब कराएं, कब ना कराएं, किस परिस्थिति में हमें टेस्ट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नॉर्मल होता है कि ये सिम्टम्स होते ही हैं, किसी के फीवर है, किसी के फटीग है, किसी के बॉडी एक है। तो ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में भ्रम हो सकते हैं, क्योंकि डर का एक माहौल पूरे देश में बना हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में इसके एक्टिव पेशेंट्स भी हैं, तो ये डर लाजमी है। लेकिन उस डर की वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आपको अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए मजबूती से खड़े रहना है। और इस शो का मकसद आपको ये जानकारी देना है, ये समझाना है कि ये जो एक महामारी की लड़ाई है, इसको कैसे लड़ें। तो लड़ने के लिए ये बिल्कुल रूल होता है कि आप पहले उस चीज़ को समझ लें और फिर लड़ाई की तैयारी करें। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, वो हमें समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट के तौर पे, केयर टेकर के तौर पे या उसकी फैमिली मेम्बर के तौर पे आपको भी समझना चाहिए कि ये महामारी से कैसे लड़ना है और ये है क्या। क्या इतना ज़्यादा हम परेशान हो जाएं कि उसकी वजह से 10 और बीमारियां हमें हों? गलत दवाइयां लें, हियर एंड से पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ पढ़ के हम पर्चे दवाइयां खाना शुरू कर दें? इससे हमें बचना चाहिए। इसीलिए इस शो में कोई बहस नहीं होगी, आज समझने की कोशिश होगी। हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही विद्वान लोग हैं, दशकों का अनुभव उनका इस मामले में, तो उन्हीं के साथ बातचीत करेंगे और वो आपको समझाएंगे। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत मैंने लिख रखे हैं, सुबह से मैं सवाल ही लिख रहा हूँ, तरह तरह के, और बहुत आसान से सवाल जो एकदम आपको लगेगा अरे यार एक वेव निकलने के बाद ये सवाल अब क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन वो सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है कि आपको समझना ज़रूरी है। तो परिचय करा दें हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर रमण गंगाखेडकर हैं, पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं ICMR सर्वोच्च संस्था के साथ। डॉक्टर MS कंवर है हमारे साथ, जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं, सर्विंग हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन है, एसोसिएट डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर की। और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हैं, जो एक्सपर्ट हैं इंटरनल मेडिसिन में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दो निवेदन है मेरे, दर्शकों से, जनता से, लोगों से ये निवेदन है कि इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और डॉक्टर से निवेदन है कि सवाल मेरे बहुत सारे हैं, तो छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। और मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट रखा है समझ के लिए, कि एक तो पहले कोरोना के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक वैक्सीन के बारे में समझेंगे, उसके बारे में भी लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। ट्रीटमेंट जो इस समय लोगों को ले रहे हैं या जिनको लेना चाहिए एसिम्प्टोमेटिक या सिम्टम के साथ, उनको कैसे करें। और फिर आखिरी पड़ाव में हम ये भी बात करेंगे कि जो टेस्टिंग और बचाव, इनको कैसे करें, इनके बारे में क्या कंसेप्शन है। तो एक एक करके शुरू करते हैं, छोटे छोटे जवाब दीजिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर खेडकर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो सेकेंड वेव आई है, ये ज़्यादा खतरनाक है पिछली वाली से, क्यों? लोग ये बहुत सवाल पूछते हैं, अरे सेकंड वेव, जिससे पूछो सेकंड वेव है, बहुत फैटल है, बहुत डरावनी है, क्यों है ऐसा, क्या है इसमें सेकंड वेव में? सेकंड वेव फेटल है ऐसे बोलना गलत रहेगा। ऐसा कोई अभी तक आधार मिल नहीं पाया है। हमको ज्यादा मरीजों को एडमिट करने की नौबत इसलिए आ रही है कि सेकंड वेव बहुत तेजी से फैलती है और वो संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से अस्पताल में भर्ती करने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा तादाद में होती है। तो ये समझना कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में ये फर्क रहेगा कि सेकंड वेव में मौत होने का डर ज्यादा रहेगा, ये नहीं, ये सिर्फ संख्या के ऊपर आधारित है, ज्यादा लोगों को होती है। डॉक्टर, इसमें इस वेव में या इस बार में ये देखा जा रहा है कि बच्चों में भी हो रही है और 45 साल से कम उम्र के लोग हैं, उनको बहुत तेजी से पकड़ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इसका कारण सिर्फ एक है कि पहले वेव के टाइम पे जब हमने लॉकडाउन लगाया था, जब हम सब लोगों को बोल रहे थे कि जो बच्चे हैं और बूढ़े लोग हैं, उन्होंने खुद को रिवर्स आइसोलेशन में रखना है, यानी घर के अंदर ही अपने आप को अलग करके रखना है
बाकी लोगों से मिलना नहीं है ज्यादा हो सके उतना। तो ये लोग एक्सपोज नहीं हुए थे। जो एक्सपोज हुए थे वो जो लोग थे वो जरा से उनसे उम्र से कम, जिनको पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, ऐसे किस्म के लोग थे। लेकिन ये जो ग्रुप था ये घर के अंदर ही रहा करता था, तो इनका एक्सपोजर कम हुआ। अब जब ये लॉकडाउन उठाना शुरू हो गया तो उसमें दोनों किस्म की चीजें खड़ी हो गई। एक तो त्योहार आना शुरू हो गया, कहीं शादियों का मौसम आया, तो कहीं स्कूल खुल गए, कहीं इलेक्शन शुरू हो गए। इसकी वजह से जो अनएक्सपोज्ड पॉपुलेशन थी वो बाहर आई है, और उनमें आपको यंगर जनरेशन में जो छोटे बच्चे भी हैं उनमें भी दिखाई दे रहा है स्कूल खुलने से। और दूसरी बड़ी बात कि हम स्कूल या कॉलेजेस खोलने की वजह से, और दूसरी बड़ी बात हमको उम्र ज्यादा हुए वाले लोगों में भी वो उतनी ही ज्यादा तादाद में दिखाई दे रहा है। जी डॉक्टर स्वाति, एक बड़ी चर्चा है इंडियन वेरिएंट की, कि एक कोई इंडियन वेरिएंट भी है। हमने ब्राजील का सुना, अफ्रीका का सुना, चाइनीज तो है ही है, यूके का बड़ा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा इस समय दिख रहा है। ये इंडियन वेरिएंट क्या है? कोई नया तरीके का वायरस आया है क्या? देखिए डेफिनेटली नीरज जी, जैसे हम सुन रहे थे कि एक यूके वेरिएंट है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, तो जो वायरस है उसके जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी हम लगातार पिछले साल से फोटो भी देख रहे हैं, रेड कलर के स्पाइक्स जो कि उसके सरफेस पे निकले होते हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि कई बार वायरस जो है म्यूटेट करके और ज़्यादा लीथल बनने की और ज़्यादा ट्रांसमिसिबल बनने की कोशिश करता है, ताकि वो ज़्यादा अच्छा सर्वाइव कर पाए। अब कुछ म्यूटेशंस हमने यूके स्ट्रेन में देखे जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से लोगों में फैलना शुरू हुआ। वहीं साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन में हमने देखा कि वो इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा था, जो उसमें म्यूटेशंस हुए उसकी वजह से दवाइयों का असर कम हो रहा था, जो वैक्सीन है उनका असर कम हो रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो मॉडर्ना, फाइजर वैक्सीन उस पर कम काम कर पाती हैं, और वहीं बॉडी की जो सेल्फ इम्यूनिटी है वो भी कम काम कर रही थी। अब जो इंडियन स्ट्रेन है वो ज़्यादा, उसके साथ ये देखा जा रहा है कि इसमें डबल म्यूटेशन है। जो यूके में म्यूटेशन था और जो साउथ अफ्रीका में म्यूटेशन था, दोनों का ही कुछ कॉम्बिनेशन इंडियन म्यूटेशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन रेट भी इसका बढ़ गया, क्योंकि इसमें E484K करके नाम का म्यूटेशन है जो कि स्पाइक प्रोटीन में है। उसके अलावा एक और है L452R। इसकी वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है, उससे बचने की कोशिश कर रहा है, और जो है ट्रीटमेंट से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ऐसे स्ट्रेन्स में नहीं मिलता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट को भी बाईपास कर लेता है। तो इसी स्थिति में खास तौर से इसलिए जो डबल वेरिएंट है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, और अभी आपने देखा है कि हमें भारत को रेड लिस्ट में डाला गया है इसी वजह से, क्योंकि ये जो वायरस है ये इसमें डबल म्यूटेशन होने की वजह से ये ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है। इसीलिए अब हम निमोनिया भी ज़्यादा देख रहे हैं, लोगों में निमोनिया ज़्यादा हो रहा है, यंगस्टर्स ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रांसमिशन रेट बहुत बढ़ गया है वायरस का। पहले हम लोग बहुत देर तक संपर्क में आने के बाद भी संक्रमित नहीं होते थे। बहुत लोग थे जो कोरोना पेशेंट्स के देखभाल कर रहे थे या उनके आसपास होते थे, लेकिन फिर भी संक्रमित नहीं होते थे। और इस बार हम देख रहे हैं कि थोड़ा ही कांटेक्ट हुआ और लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और इसीलिए इस बार पूरे परिवार पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से जंप कर रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। और इसीलिए ये अब आप देख रहे हैं कि जो डबल म्यूटेशन है, और अभी देखिए अभी तो जीनोमिक सैंपलिंग शायद भारत में और ज्यादा होने की जरूरत है, क्योंकि ICMR ने कहा था कि भारत में 771 डिफरेंट स्ट्रेन जो है वो पाए गए। बहुत सारे स्ट्रेन ऐसे होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उनमें म्यूटेशन इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता कि हमें उससे चिंता हो या हम परेशान हो। लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिनसे चिंता होती है, जिन्हें हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं, क्योंकि फिर हम उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि वायरस का बिहेवियर कैसा है, ये किस तरह का जो है रिएक्शन बॉडी में दिखा रहा है, क्या लोगों को और भी कोई साइन सिम्टम्स हो रहे हैं या कोई और भी जो है साथ में लक्षण दिखाए। तो इसलिए हमें वायरस के बारे में जानना और जीनोमिक सैंपलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपने भी एक बात कही कि ये डबल वेरिएंट है और म्यूटेशन इसमें बार बार होता है, तो बड़ी आसान भाषा में बताइए कि ये जो बार बार म्यूटेट कर लेता है, बड़ा खतरनाक हो जाता है, और जैसा आप खुद कह रही हैं कि बहुत तेजी से फैल रहा है, तो क्यों ऐसा हो पाया? मतलब ये अचानक से हुआ या हम इसको समझ नहीं पाए थे इसलिए ऐसा हुआ?
नहीं, देखिए वायरस जो है वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए और इससे कि वो लुप्त ना हो, वो अपने आप लगातार म्यूटेशन करता रहता है कि 4000 से 5000 ज़्यादा म्यूटेशंस ऑलरेडी कोरोना वायरस में हो चुके हैं। क्योंकि और ख़ास तौर से जब भी वायरस किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर पहुंचता है जिसका इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा नहीं है या जिसको बहुत कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो वहाँ वो जल्दी से अपने आप को म्यूटेट कर पाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कम्युनिटी में जब वायरस पहुँचते हैं, आप देखिए यूके से उठ के आया, कहीं ब्राज़ील से के आ रहा है, जहां भी वायरस को ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां वो म्यूटेट कर सकता है, वहां वो म्यूटेट कर रहा है। ये उसकी अपने एक स्वाभाविक तौर से आप कहिए बिहेवियर है और सब वायरसेस में हम ये म्यूटेशन देखते हैं। लेकिन दुख की बात यही है कि वायरस अब जो म्यूटेट करा है वो हमारे लिए और ज़्यादा घातक हुआ है, हमारे लिए और चिंताजनक हुआ है, जबकि बहुत सारे म्यूटेशंस ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ये जो म्यूटेशन है ये हमारे लिए खतरनाक भी है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि भारत में इतना ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी 3 लाख के आंकड़े पे पहुंच जाएंगे और इतनी तेजी से बढ़ रहा है। और इसीलिए अब आप देखिए कि हर दूसरे तीसरे घर में आपको कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि अब अभी मुझे हुआ, कल फोन आ जाता है कि अब मेरी मदर को भी पॉजिटिव आ गया, मेरे फादर को भी पॉजिटिव आ रहा है, बच्चे को भी पॉजिटिव आ रहा है। हम 3-4 महीने के बच्चों में पॉजिटिव इन्फेक्शन देख रहे हैं, कोविड रिपोर्ट्स देख रहे हैं। तो इस वक्त जो ये वायरस है इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो पहले वाला हमारा कोरोना था उससे कहीं ज्यादा है। जी डॉक्टर कंवर, ये मैं तो ये इतना समझ पाया मैं दर्शक की एक वायरस था जो पहले राउंड में आया, अब ये बार बार अपना रंग रूप बदल लेता है, ज़्यादा तेजी से फैलता है और इस बार लंग्स पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा है ना। बहुत सारे लोग अचानक से एकदम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उनको सांस लेने की दिक्कत आती है। तो ये थोड़ा समझाइए कि ये जो इस बार और पहले वाले में क्या फ़र्क हो गया है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को सांस लेने की, लंग्स की, इन सब की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब से वुहान वायरस लास्ट ईयर आया था तब से ही म्यूटेशन साथ साथ चलती जा रही। और दूसरी बात है कि जीनोमिक्स ने स्टडी इनिशियल स्टेजेस में इतनी ज्यादा म्यूटेशंस डिस्प्ले नहीं किए, वो जाके दिसंबर जनवरी के बाद म्यूटेशंस को के बारे में डिटेल्स ओपन किया उन्होंने कि ये म्यूटेशन हो चुके हैं, इतने म्यूटेंट्स बन चुके हैं, इतनी नई वेरिएंट्स आ रहे हैं। लेकिन तब भी हमें ये शक तो था कि म्यूटेशन लगातार हो रही है, क्योंकि सिम्टम कॉम्प्लेक्स जो था वो धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा था। जो इनिशियली 2-3-4 महीने में हमने देखा कि जिस सिम्टम से पेशेंट आ रहे थे, तो हमें जून जुलाई अगस्त तक हमें लगना शुरू हुआ कि सिम्टम्स में वेरिएशन आ गया। तो हम जब डिस्कशन करते थे आपस में तो हम ये सोचते थे कि सम म्यूटेशंस हैव हैपेंड कि जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे। अब जैसे लास्ट ईयर और अब में सिम्टम्स की बात करें, मैं लंग्स के बारे में अभी आता हूँ, सिम्टम्स के बारे में बात करें तो कुछ चेंजेस ऑलरेडी आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल एनोस्मिया, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये एक ऐसी स्टेज पे आई थी लास्ट ईयर, आई थिंक इन द सेकंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर अगस्त के बाद, जबकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये सिम्टम दिखना शुरू हो गया था। फिर ऐसा उससे पहले ऐसा फेज था जिसमें कि ये सिम्टम बड़े कम लोगों में था। फिर ऐसा फेज दोबारा से आया जिसमें दोबारा से ये सिम्टम आने शुरू हो गए। समथिंग इज हैपनिंग टू द वायरस। ना म्यूटेशन भी जो हम बात करते हैं, जो या डबल म्यूटेंट की बात करते हैं, डबल म्यूटेशन वो होती है जिसमें 2 म्यूटेशन एक ही वायरस में हो जाए। मींस आप सिंपल तौर पे ये समझिए कि एक ही जो स्ट्रक्चर है वायरस का, स्पाइक प्रोटीन इमेजिन करिए, उसमें 2 जगह पे एक जगह पे नहीं, 2 डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चरल चेंज हो गई, जिसको हमारी जो इम्यूनिटी है वो रिकॉग्नाइज ठीक से नहीं कर पाती। उसकी शेप थोड़ी सी इतनी चेंज हो गई है कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। इसलिए हमारी हो सकता है कि टेस्टिंग में भी फर्क आए, हो सकता है हमारे वैक्सीन को भी थोड़ा बाईपास करने की कोशिश कर रही है। जैसे मेरे कोलीग ने बताया, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन ने ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया। और आगे के स्ट्रेन, आगे क्या होगा, आगे कितनी म्यूटेशन आएगी, ये चीज और आगे बढ़ सकती है ना। कमिंग टू द सिम्टम्स डेवलपिंग इनटू द लंग्स स्ट्रेट अवे, आगे ये होता था कि तकरीबन हमें इट वाज क्वाइट प्रेडिक्टेबल इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस कि 6, 7, 5, 6, 7 दिन के बाद ही लंग्स में चेंजेस क्लियर कट होती थी, या ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन शुरू होता था। ये पैटर्न था, वो पैटर्न अब नहीं रहा। अब कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बल्कि आज भी मैं कई देख के आता हूँ, जिसमें 2, 3, 4 दिन ही लंग्स में चेंजेस हैं, सिम्टम्स हैं, और ऑक्सीजन फॉल करनी शुरू हो गई। और सीटी स्कोर हम कर रहे हैं तो 10, 12, 13, 14 तक पहुंच गया।
तीसरे चौथे पांचवें दिन, यू नो, सो वो चीज जो है इट हैज बिकम वेरी रैपिड। ये रिजल्ट है म्यूटेशंस का। सो द न्यू व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ म्यूटेशंस हैपनिंग, तो उसमें कई नए करेक्टर डिजीज के आ रहे हैं सामने, जो कि आगे क्या होगा ये आज हम बता रहे हैं अप्रैल में, आगे क्या होगा ये हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जी, डॉक्टर मीनाक्षी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, हमने अब तक ये समझा कि ये वायरस आरएनए वायरस है जो बार बार अपना रूप बदलता है, क्या कहे इसको, बहुरूपिया है, बदल के नए तरीके से आ गया और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अब ये भी चर्चा चल रही है कि ये एरोसोल है, एयरबॉर्न है, मतलब ये हवा में भी फैल सकता है। ये सही है क्या कि हवा से भी फैल रहा है लोगों के? जो वायरस है ये मेनली जो ट्रांसमिशन है, जैसे पहले की हम सोचते थे कि फोमाइड बॉर्न ट्रांसमिशन ज्यादा है, मतलब कॉन्टैक्ट से ज्यादा स्प्रेड करता है, परंतु ये जो म्यूटेटिव वायरस है ये एरोसोल ट्रांसमिशन इसका थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू द ओरिजिनल वायरस। जो पिछले साल हमने जो वायरस का स्ट्रेन देखा था उसमें ये ट्रांसमिशन या रेट ऑफ एक्टिविटी या एक हम इस्तेमाल करते हैं टर्मिनोलॉजी R0 कि उसकी कैपेसिटी क्या है दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए, तो वो इतना ज्यादा नहीं था जितना कि अभी प्रेजेंट वायरस है। तो प्रेजेंट वायरस जो है ना बहुत जल्दी एक दूसरे को इन्फेक्ट करता है और फोमाइड से ना ट्रांसमिट होकर ज्यादा एरोसोल ट्रांसमिशन इसमें देखा गया है। आज पिछले साल जो वायरस था उसमें ऐसा था कि अगर एक आदमी को वायरस हुआ है, घर में इन्फेक्शन हुआ है, तो बाकी लोग, अगर वो पेशेंट आइसोलेट हो जाए तो बाकी लोग उससे इतने इन्फेक्ट नहीं होते थे। परंतु जो अभी वाला स्ट्रेन है, जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है, उसमें कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जिसमें एक व्यक्ति अगर इन्फेक्ट हो जाए तो बाकी लोग किसी भी तरह से बच जाए। तो इससे ये पता चलता है कि वायरस का एरोसोल ट्रांसमिशन ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस वायरस। ये ज्यादा है, ये एक भ्रम है, इसको थोड़ा और खोल के समझते हैं। डॉक्टर स्वाति, जो मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ, एक तो ये होता है कि आप चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, कोई बगल से गुजरा या नहीं भी गुजरा, थोड़ी देर पहले वो वहाँ पे छींक के गया है या कुछ करके गया है तो वो हमारे आ गया, एक। या दूसरे, हम 3-4 फुट की दूरी पे खड़े हैं और उस समय उसके ड्रॉपलेट्स से या उसकी ब्रीदिंग से निकले और कुछ समय के लिए वो उस एटमॉस्फेयर में थे, एयर में थे और वो हमको इन्फेक्ट किए। दोनों में क्या फ़र्क है और क्या ऐसा ही है? देखिए नीरज जी, बिल्कुल ठीक। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये बात हम पहले ये कहते थे कि जो भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है वो जब खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके मुंह से जो छोटे छोटे कण निकल रहे हैं, गीले गीले जो कण निकलते हैं, उन्हें हम ड्रॉपलेट्स बोलते थे, जिनका साइज 5 माइक्रोन के आसपास होता है। अब ये क्योंकि थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करते और हम ये मानते थे कि 6 फीट की दूरी पर जाके ये सतह पर सेटल हो जाता है और इसीलिए बोला जाता था कि 6 फीट की दूरी रखें, आप सरफेस छू रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये थ्योरी आई है कि ऐसा नहीं है कि केवल ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन पास हो रहा है, इससे भी छोटे कण हैं जिन्हें हम एरोजॉल्स बोलते हैं और जो कि व्यक्ति जब बोल रहा है, गाना गा रहा है, चिल्ला रहा है या छींक रहा है, खांस रहा है तो वो उसके मुंह से निकल रहे हैं और वो क्योंकि छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो 20 फीट की दूरी भी आसानी से तय कर सकते हैं और वातावरण में ज्यादा देर के लिए रह सकते हैं, जैसे 2 से 4 घंटे तक वो उस वातावरण में पनप सकते, रह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पब्लिक टॉयलेट में गई और वहां पर मेरे से पहले कोई ऐसा व्यक्ति आया जो कि कोरोना से संक्रमित था और उसने वो वहां से जब निकल कर गया तो मैं ये सोचूंगी कि मैं तो टॉयलेट में हूं, मैं अपना मास्क उतार देती हूँ, अब यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो कण वहां पर सर्कुलेट कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में मुझे वहां से संक्रमण हो सकता है। अब जो इन्होंने ये एरोजॉल्स की थ्योरी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपने घर की बालकनी में खड़ी हूँ या टेरेस में खड़ी हूँ या नीचे गार्डन में गई हूँ तो मुझे वहां से कोरोना हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि जहां भी क्लोज स्पेस है, जहां भी वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, जहां भी ज्यादा लोग गैदर हुए हैं, वहां पर संभावनाएं ज्यादा है कि इस तरह के एरोजॉल्स वहां पर घूम रहे होंगे और इसीलिए सुपर स्प्रेडर्स की थ्योरी आई। इसीलिए यह बात आई कि किसी होटल में सेंट्रल एसी है, वहां पर उसके एयर डक्ट्स में ये सक हो जाते हैं एरोजॉल्स, तो हो सकता है कि एक रूम में कोरोना पॉजिटिव है तो दूसरे उसके संपर्क में नहीं आया लेकिन दूसरे रूम में भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिल गए। तो उनका कहना यही था स्टडी से कि जो क्लोज स्पेसेस हैं, जहां वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, वहां चांसेस है। इसलिए अब हमें ध्यान रखना है कि अगर हम ऑफिस में जहां सेंट्रल एसी है तो अगर हमने सोचा कि ये तो अभी
अभी रूम में मीटिंग होके चुकी है, अब तो कोई नहीं है और हमने मास्क उतार दिया, तो वहां चांसेस हैं कि आपको संक्रमण हो सकता है। इसी तरह से पब्लिक टॉयलेट की मैंने बात बोली, या क्लोज स्पेसेस है, आपका घर अच्छा वेंटिलेटेड नहीं है और आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, तब बाकी लोगों को संक्रमण होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो ये नॉन वेंटिलेटेड ऐसी क्लोज स्पेसेस के लिए है जहां पर एरोजॉल्स घूम रहे हैं और दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि वायरस जो है एरोजोल इसलिए है क्योंकि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है और उस समय रह सकता है। ऐसा नहीं कि वो पूरी हवाओं में तैर रहा है और आप कहीं से भी गुजरेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर संक्रमित व्यक्ति उधर से गुजरा है, आपके ऑफिस में या आपके कहीं होटल में या कहीं भी आप जाते हैं जहाँ पे सेंट्रली एयर कंडीशनड है, वहाँ पे संभावना बनती है। इस सेगमेंट को समाप्त करें, इस विषय को। एक सवाल डॉक्टर रमन आपसे है, मन में लोगों के बहुत सवाल है कि क्या तीसरा वेव भी आएगा? इसकी चर्चाएं चल रही कि ये वेव्स जैसे ही आप निपटेंगे कुछ समय बाद एक थर्ड वेव भी आती है जो कि शायद इससे वीक होती है सैद्धांतिक रूप में। तीसरा वेव उसी वक्त आ सकता है जब हमारे पास ऐसा कोई वेरिएंट पैदा हो जाए जो जिसके खिलाफ कोई इम्यूनिटी जो पुराने टाइम पे मिली है वो नहीं है, उसी वक्त थर्ड वेव आएगा। लेकिन मुझे एक उम्मीद है कि हम फर्स्ट वेव में तो उतना सीख नहीं पाए, इसलिए सेकंड वेव आया। अब सेकंड वेव की जो सीख है कि हमको ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हमने करते ही जाना है। जब तक सारे दुनिया में कोरोना वायरस कहीं दिखता नहीं, ऐसा रिपोर्ट नहीं आता, तब तक ये चालू रखना है। तो शायद हम ये थर्ड वेव को रोकने में काफी कामयाब होंगे, क्योंकि भले वो हर्ड इम्यूनिटी को के चैलेंज से रुकेगा नहीं, लेकिन वेरिएंट आया भी तो भी वो उसके खिलाफ मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो चलते रहेंगे। जी, अगला विषय है टेस्टिंग का। अब बहुत सारे लोग मन में आशंकाएं होती, देखिए हम लोग घर में रहते हैं तो आपको कुछ नहीं है तब भी फील होता है कि यार मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, सर थोड़ा सा भारी लग रहा है, या बहुत देर से बैठे हैं तो फटीग लग रहा है, या बीच में एक बार खांसी आ गई, गले में हल्की सी स्क्रैचिंग हुई तो अरे यार ये कुछ वो तो नहीं है। किस व्यक्ति को टेस्टिंग कब करानी चाहिए? डॉक्टर कंवर, कब आपको लगता है कि अब आपको टेस्टिंग की जरूरत है कोरोना के लिए? इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोविड के आमतौर पे फटीग, बॉडी एक, टायर्डनेस, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फीवर, और फिर कई बार फीवर बहुत ज्यादा हो जाता है, 102-103 तक भी होता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। हल्की सी खारिश होती है गले में, थोड़ी सी खिंच सी होती है, फिर थोड़ी सी खांसी शुरू हो जाती है। कई केसेस में बहुत सीवियर इरिटेटिंग खांसी शुरू हो जाती है। कई केसेस में डायरिया शुरू हो जाता है, हल्का फुल्का डायरिया, डिस्कम्फर्ट, वेग सी चेस्ट, बॉडी एक, चेस्ट पेन, कईयों का स्मेल चले जाती है, टेस्ट चले जाता है, कईयों में हेडेक होती है। सो ये कुछ भी सिम्टम किसी भी तरीके से शुरू हो सकते हैं। सो अगर एक दिन ऐसा निकल गया कि आपको ये सिम्टम है, तो मैं यही कह रहा हूँ सबको कि आप फौरन कोविड का टेस्ट कराइए। ये मत सोचिए कि शायद फ्लू होगा, शायद ये होगा, देख लेते हैं, चलो मैं आज क्रोसिन खा लेता हूँ, 2 दिन इंतजार कर लेते हैं, अगर फिर भी तकलीफ रही तो फिर सोचेंगे। ये जो सोचेंगे वाला जो एक एटीट्यूड होता है, नॉर्मली होता है, जो कि हम उसी से ही नहीं, आप ये कह रहे हैं कि देखिए सर, नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, या किसी के वैसे भी खांसी हो सकती है, या वैसे भी किसी के कोल्ड हो सकता है। आपने रात में 2 चिल्ड बियर पी ली और एसी में सो गए तो आपको सुबह कोल्ड हो जाएगा। तो इसको कैसे मतलब पहचान लें कि एक दिन 24 घंटे अगर आप उस चीज से ग्रसित रहे तो आपको फिर टेस्ट के लिए जाना चाहिए? आप ये कह रहे हैं? मैं ये स्ट्रेस कर रहा हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है कोविड का, ये सारे सिम्टम जनरल सिम्टम है, कई डिजीज में हो सकते हैं, लेकिन लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट बहुत स्पेसिफिक हैं जो कोविड के लिए। अगर ये आपको पहले दिन ही हो गया या दूसरे दिन हो गया तो आप ये लेके चलिए कि आपको कोविड है। बाकी चीजें किसी भी और डिजीज में हो सकती है। लेकिन ऐसा ही सेड, अगर एक दिन निकल जाता है, आपको सिम्टम चल रहे हैं, तो वेट ना करिए कि मैं वेट करता हूँ, 2 दिन वेट कर लेता हूँ फिर मैं टेस्ट कराऊंगा। नहीं तो आप कईयों को इन्फेक्ट कर देंगे इन द मीन टाइम। आप सबसे पहले कोविड टेस्ट कराइए। अब तो ये प्रॉब्लम आ गई है कि कोविड टेस्ट भी इतनी जल्दी नहीं हो रहे, उसमें भी लाइनें लगी हैं, उसके रिजल्ट्स भी लेट आ रहे हैं। डॉक्टर कंवर, मैं इसीलिए इस बात को आज विषय के तौर पे रख रहा हूं कि टेस्ट कराना ही मतलब इट्स ए हरकुलियन टास्क।
48 घंटे में तो आपका नंबर आएगा, उसके बाद 72 घंटे में रिपोर्ट आएगी और वो भी आपको 10 बार जुगाड़ लगानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बहुत पक्के तौर पे समझ लेना चाहता हूं कि जो सिम्टम आपको हो गया है कि अब आपको करानी पड़ेगी। डॉक्टर मीनाक्षी, आप इशारा भी कर रही थी, जैसे डॉक्टर कंवर ने कहा कि स्मेल और टेस्ट बड अगर आपकी न्यूट्रलाइज हो गई तब आप मान के चलिए कि आपको है कोविड, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। आप भी यही कह रहे हैं या आप कोई और पक्का सिम्टम बता रहे हैं कि इस पे होना ही है? मैं ये कहना चाहूंगी कि कोविड की टेस्टिंग का पैनिक इतना ज्यादा है कि आज तक किसी को अगर एक शीट भी आई ना तो लोग कोविड टेस्ट कराने के लिए पहुंच जाते हैं और इतनी लाइनें लगी हुई हैं जिसकी वजह से कोविड का रिपोर्ट आने में भी 3-4 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी आपको लगता है आप ठीक नहीं है या आप बीमार हैं तो आप एक चीज करिए कि अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। सबसे पहले अपने आप को अलग कर लीजिए और ये सोचिए कि आपको कोविड हो सकता है, बट इसके मतलब नहीं कि आप कोविड आरटीपीसीआर कराने के लिए तुरंत दौड़े। आप आपको तुरंत ही अपने आप को आइसोलेट कर ले और फिर वॉच करें कि सिम्टम्स कैसे होते हैं। जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है कोविड के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट आर वेरी स्पेसिफिक सिम्टम फॉर कोविड। अगर वो है तो जरूर टेस्ट कराइए। अगर आपको चेस्ट में टाइटनेस हो रही है या आपको लग रहा है ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तब आप तुरंत टेस्ट कराइए। बट दिल्ली में बहुत लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस है, पॉल्यूशन है, धूल मिट्टी है, उसकी वजह से छींके होती है या नाक बंद हो जाती है, बट बुखार नहीं है, थोड़ा सा गला खराब है, इनमें कोविड का टेस्ट कराने के लिए भागदौड़ करने के लिए और इतना पैनिक क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। तो वॉच आउट फॉर स्पेसिफिक सिम्टम्स, आइसोलेट योरसेल्फ। जैसे ही आपको सिम्टम्स हो जाते हैं आप आइसोलेट कर लीजिए। बट अगर नेक्स्ट डे आपको बिल्कुल ठीक लगता है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, अपना मास्क इस्तेमाल करिए। अगर आप दूसरे दिन आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो कोविड इन्फेक्शन जनरली ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही नेक्स्ट डे बिल्कुल ठीक हो जाए। तो कोविड आरटीपीसीआर इज नॉट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज आइसोलेशन एंड स्टार्ट विद विटामिन, जिंक एंड अदर थिंग्स। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं आप आइसोलेटेड रहिए और उस बिल्कुल ठीक होने के 4-5 दिन तक अपने आप को आइसोलेट करके रखें और उसके बाद ही रिलीज हो। तो मेजर चीज जो है ना, इट इज नॉट डूइंग आरटीपीसीआर। Doing RT-PCR is producing a lot of pressure on the laboratories, lot of pressure on health workers and lot of pressure on the hospital. यही तो सबसे ज्यादा डर लोगों को यही है। ये वाला विषय है ना, सबसे क्रिटिकल है ये कि मुझे है कि नहीं है, टेस्ट कराऊं कि ना कराऊं। लोगों को टेस्ट कराने में ये भी डर लग रहा है कि टेस्ट कराया पॉजिटिव निकला उसके बाद मैं क्या करूंगा, हॉस्पिटल जाएं नहीं जाएं, बेड मिले नहीं मिले। तो ये वाला पार्ट बड़ा डिफिकल्ट है। डॉक्टर स्वाति, 2 सवाल है, बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा। एक तो जैसे नॉर्मली आप जीना चढ़ते हैं आपकी सांस फूलने लगती है, तो अब वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से हमको थोड़ी कि कोरोना हो रहा, चलो टेस्ट कराएं चल के फटाफट। या आप सुबह उठे तो आप नॉर्मली एक स्नीज कर देते हैं तो भी डर नहीं लगता है। या आरटीपीसीआर आपने कराया कई बार, ये भी एक बड़ा फैक्ट है कि एक बार में निकलता ही नहीं है। क्या करें, कैसे समझें इसको? सही बात है। देखिए, सबसे पहला जो आपने सीढ़ी वाला बोला, अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या ऑक्सीजन फॉल हो रहा है, तो एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है जिसे हम 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं। 6 मिनट के लिए आपको चलना है, प्लेन सरफेस पे चलना है, लगातार चलना है, रुकना नहीं है। आप पेस पे चलिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए और उससे पहले SpO2 लगा के अपना ऑक्सीजन चेक करिए और उसके बाद देखिए कि 6 मिनट वॉक करने के बाद आपका SpO2 कितना रहता है। अगर आपका SpO2 5% फॉल हो रहा है, जो आपकी प्रीवियस वैल्यू है, तो इसका मतलब कि आपको डिजीज है और आपको संभावना है कि आगे चलकर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। अगर 60 साल से ज्यादा लोग हैं तो उन्हें 6 मिनट नहीं 3 मिनट की वॉक करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो ये एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है जो कि कोई भी घर में करके आप पता लगा सकते हैं और अब ऑक्सीमीटर सभी घरों में और हर कोई उससे चेक करना जानता है, तो एक तरीका हो गया ये। दूसरी बात, मैं डॉक्टर मीनाक्षी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि अगर आपको शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, अगर आपको छींक आ गई, अगर आपको खांसी हो गई, आज मेरे सुबह से उठ के गले में खराश हो रही है या आज मुझे थोड़ा थकान महसूस हो रही है, फीवर लग रहा है, तो सबसे पहली चीज है कि खुद को आइसोलेट करिए। ये मान के चलिए कि शायद आपको कोविड हो सकता है। अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, उनसे बात करिए कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। देखिए, हम वायरल फीवर्स में भी, कोविड में भी शुरुआती दिनों में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। हम कोई बहुत शुरू से एंटीवायरल्स या ऐसी दवाइयां शुरू नहीं करते हैं। तो ट्रीटमेंट लाइन मोर और लेस सेम ही है, चाहे कोविड हो चाहे जनरल फ्लू हो। लेकिन
जी। कॉशन लेवल हाई होना जरूरी है। आपको जानना जरूरी है कि कौन से लक्षण हमारे अगर बढ़ेंगे तब हमें जरूर कोविड की तरफ सोचना है, और अगर 1-2 दिन में आपको आराम नहीं आ रहा है तो जरूर आपको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए और जानना चाहिए। लेकिन जरूरी चीज यही है कि खुद को आइसोलेट करें ताकि आप इन्फेक्शन पास ऑन बाकी लोगों को नहीं करें। और देखिए, लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल हर व्यक्ति में नहीं होगा, और अब इस बार खास तौर से हम ये भी देख रहे हैं कि जीआई सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं। तो अगर दस्त हो रहे हैं, आपको वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये भी कोरोना के लक्षण है। और अब हम एक परिवार में लोगों को अलग अलग लक्षण होते देख रहे हैं। एक को निमोनिया जैसी पिक्चर हो रही है, एक को डायरिया हो रहा है, एक को स्किन पे रैशेज आ रहे हैं, किसी की आंख में कंजंक्टिवाइटिस है। तो अब वायरस बहुत अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए डॉक्टर से संपर्क करें, ट्रीटमेंट अपने आप शुरू नहीं करें, और जो आपको डॉक्टर सलाह दे वो करिए और आइसोलेट करिए। डबल मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं अब आप आसानी से, और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो डॉक्टर रमन, बहुत संक्षेप में मैं ये समझ पाया हूँ कि आपके अगर किसी वजह से जनरल सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उसको 1-8 दिन देखिए, नहीं तो फिर उसका टेस्ट करा लीजिए, और इससे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। और कोई भी सिम्टम हो सकता है, खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सांस भी फूल सकती है आपकी। सही है, क्योंकि ये टाइम पे ये पैंडेमिक का टाइम है जहाँ कोई इन्फेक्शन का आउटब्रेक होता है, जो भी लक्षण आता है वो हमको नॉन स्पेसिफिक लगे, लेकिन जब ये पैंडेमिक का माहौल है उसमें ये लक्षण सिर्फ कोविड का रहने का चांस काफी ज्यादा होता है। तो जल्द से जल्द टेस्टिंग करवा लेना और खुद को आइसोलेट करके रखना है जब तक वो रिजल्ट आता नहीं, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है। क्योंकि उससे ये जो सब लोग बोल रहे हैं घर के अंदर बहुत ज्यादा मेंबर्स को हो रहा है, ये इस चीज का लक्षण भी हो सकता है कि लोग देरी से टेस्ट करने आते हैं और उतने में वो घर वाले लोगों को ये इन्फेक्शन दे देते हैं। उसको अगर हमको रोकना है तो हमको जल्द से जल्द टेस्ट करके अपने आप को जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आइसोलेट करके रखना है। तब तक आइसोलेट करके रखना है। तो नेट रिजल्ट ये आया कि जितनी जल्दी हो सके उतना टेस्ट करा लेने में ही समझदारी है, क्योंकि अगर मान लीजिए है 4 दिन बाद सिम्टम विजिबल हो रहे हैं या मैनिफेस्ट हो रहे हैं तो आप दूसरे को तब तक दे चुके होंगे। इसीलिए इस बार देखा जा रहा है कि एक घर में एक को हुआ तो हम लोग सिंपली अज्यूम कर लेते बाकी 4 को तय है, वो आप आज टेस्ट कराओ या 2 दिन बाद कराओ, वो होना है। तो इससे आपको बचना है, आइसोलेशन पहले कर लीजिए। डॉक्टर कंवर, अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट वाले पे। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या रेमडेसिविर रामबाण है क्या इसकी? जिसको देखो रेमडेसिविर लगवाने के लिए बिल्कुल मतलब क्राइसिस हो गई है, मिल नहीं रही है, ब्लैक में 30-40 हज़ार का एक वॉयल मिल रहा है। क्या रेमडेसिविर इसकी दवा है क्या? देखिए, रेमडेसिविर का जो रोल है वो सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट, समझ लीजिए अर्ली मॉडरेट डिजीज में है। बेस्ट रिजल्ट्स तब देखे गए थे जब इनको ज्यादा सीवियर हो जाए डिजीज, तब भी नहीं होता, तब एक्चुअली 0% फायदा देखा गया था। 28 डे मोर्टेलिटी भी सेम थी, और जब बिल्कुल डिजीज कम होती है तब भी इसका कोई फायदा नहीं। सो हम बड़े केयरफुली प्रोटोकॉल्स बनाए थे हमने, जो हमारे सारे इंडिया में अपोलोस में वो लागू हो गए थे बहुत। वो ये कि अगर रेमडेसिविर आप कंसिडर कर रहे हो, अगर ऑक्सीजन फॉल करना शुरू करती है, 94 के करीब आ गई है, और वंस पेशेंट इज बिटवीन लेट्स से 90 to 94% सैचुरेशन लेवल, तो अर्ली चेंजेस सीटी स्कैन में, अर्ली चेंजेस सीटी स्कैन में शुरू हो गई हैं। तो ये एक प्रॉबेबली बड़ी नैरो विंडो है जिसमें कि इसका रोल रिलेटिवली बेटर गिना गया है, बाकी सिचुएशंस में रोल इसका इतना है नहीं। जबकि अब देखने में ये आया कि धड़ाधड़ रेमडेसिविर पेशेंट मेरे को कंसल्ट करें, आज कल भी मैंने 65-70 केस देखे हॉस्पिटल के भी और दूसरे भी, और उसमें कई केसेस ऐसे थे जिनमें अभी माइल्ड से सिम्टम्स हैं और रेमडेसिविर हमने शुरू कर दिया। आज डे 3 है, आज डे 2 है, या कई केसेस में दी जाती है जब पेशेंट बहुत ज्यादा फ्लोरिड सिचुएशन में है, 15 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, 10 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, नॉन रीब्रीथिंग मास्क चल रहा है, HFNC चल, ऐसी सिचुएशन में रेमडेसिविर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। सो इसलिए इसका अगर बड़ा सिलेक्टिव यूज हो तब भी ये इसका फायदा भी बेस्ट होगा, और ये प्रिजर्व भी की जाएगी और आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं होगी। जी डॉक्टर मीनाक्षी, ये जो डॉक्टर कंवर कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर जब इबोला के समय हुई तो तब भी उसका टेस्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ नहीं था कि इबोला के लिए वो बन गई थी।
बट 2015-16 आते आते ये ऐसा लगा कि पड़ी रहेगी, कुछ काम नहीं है, लेकिन अब कोविड में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो कि रामबाण नहीं है। क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि पेशेंट्स के दबाव में डॉक्टर्स लोग रेमडेसिविर रेकमेंड कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि शायद इससे कुछ फायदा हो जाएगा इसलिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए? देखिए, दोनों ही चीजें हैं एक्चुअली, क्योंकि कोविड के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग है नहीं जो कोविड के लिए इफेक्टिव हो। लाइक इन्फ्लुएंजा के लिए हमारे पास प्रॉपर एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो इन्फ्लुएंजा में इफेक्टिव होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस में, बट कोविड वायरस के अगेंस्ट कोई भी एंटीवायरल ड्रग ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई है। ये रेमडेसिविर जो ड्रग बनी थी बेसिकली इबोला वायरस के ट्रीटमेंट के लिए बनी थी, और इबोला वायरस की स्टडीज में नेगेटिव आई, ड्रग वाज नॉट इफेक्टिव, एंड समहाउ ये ड्रग यूज हुई फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। कोविड ट्रीटमेंट में भी ड्रग्स के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही प्लस माइनस है। कुछ स्टडीज में इसने शो किया है कि रिकवरी में हेस्टन करती है, अर्ली रिकवरी होती है, बट कई मोस्टली स्टडीज में ये शो किया है कि ड्रग इज नॉट इफेक्टिव, पर्टिकुलरली जब डिजीज फुल ब्लोन हो जाती है या हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो जाती है या लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, उस विंडो में रेमडेसिविर से ज्यादा स्टीरॉइड्स का रोल है, एंड स्टीरॉइड इजीली अवेलेबल है। और क्या हो रहा है आजकल कि लोगों को घर में भी अगर रह रहे हैं, बिल्कुल माइल्ड डिजीज है जो कि विदाउट एंटीबायोटिक्स भी मैनेज हो सकते हैं, विदाउट एंटीवायरल भी, उसमें फेविपिराविर करके एक एंटीवायरल ड्रग है, रेमडेसिविर करके एंटीवायरल ड्रग है, उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोबेबली अनअवेयरनेस एंड सेकेंडली पेशेंट्स प्रेशर। अनअवेयरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज लोगों को लगता है कि रामबाण है कि किसी को भी कोविड हुआ, आपने फेविपिराविर दे दिया, रेमडेसिविर दे दिया तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया, देयर इज अ नैरो विंडो इन विच रेमडेसिविर वर्क्स, बाकी केसेस में इसकी स्टडीज में रेमडेसिविर इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव, सो इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रेमडेसिविर शुड बी स्टॉप इफ वी वांट टू सेव रेमडेसिविर। डॉक्टर स्वाति, ये रेमडेसिविर वाली कहानी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ जिससे कि वंस फॉर ऑल ये समझ में आ जाए। देखिए, ये दवा नहीं है इसकी, ना ही ये इसके लिए कोई इलाज है, सिम्टोमेटिक इलाज हो रहा है इसका, इसकी कोई दवा नहीं, सब सिम्टम्स पे इलाज हो रहा है, जो सिम्टम्स पे इलाज हो रहा है। अब रेमडेसिविर का इस्तेमाल बहुत इनडिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है, कुछ लोग तो पहुंचते ही लगवा ले रहे हैं, कुछ लोग इंडिविजुअली होल्ड करके रख रहे हैं कि हमको बाई चांस कभी हुआ तो 10-15 इंजेक्शन घर में रखे रहने चाहिए, जो कि शायद ठीक नहीं है, साइंटिफिकली ठीक नहीं है, मेडिकली ठीक नहीं है। बीच में एक बात मीनाक्षी जी ने कही कि अब स्टेरॉइड की तरफ बढ़े तो डेक्सामेथासोन की तरफ भी बात पहुंच जाएगी कि अगर डेक्सामेथासोन लगाने तक आप पहुंच रहे हैं, इसकी चर्चाएं शुरू हो रही हैं, तो बहुत गंभीर है। मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि वो एक स्टेरॉइड है डेक्सामेथासोन, जो आपको नहीं लगानी चाहिए अनलेस की बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में क्रिटिकल हो जाए। इन दोनों पर थोड़ा प्रकाश डालिए डॉक्टर स्वाति। बिल्कुल, देखिए जैसे अभी मेरे पैनलिस्ट ने बोला, बहुत अच्छे से उन्होंने ये बात समझाई कि रेमडेसिविर का बहुत ही लिमिटेड रोल है, बहुत ही कम लोगों में हम रेमडेसिविर का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर हमें अच्छा रिजल्ट सामने आता है, और ये डॉक्टर के डिस्क्रिशन पे छोड़ना चाहिए। डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि कब ज़रूरत है और कब नहीं। बट दुख की बात है कि कुछ डॉक्टर्स इस वक्त जो है मैल प्रैक्टिस भी करने लगते हैं, और उनके पर जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि पेशेंट प्रेशर होता है। जब मरीज बहुत सिक होता है, ठीक नहीं हो रहा होता है, तो पेशेंट जो पब्लिक होती है उन्हें भी पता होता है कि अच्छा रेमडेसिविर इंजेक्शन इसके लिए लगाया जा रहा है, वो डॉक्टर को प्रेशराइज करने लगते हैं कि आप क्यों नहीं लगा रहे, आप क्यों नहीं लगा रहे, आप लगाएंगे तो मेरा व्यक्ति ठीक हो जाएगा, मेरा घर का व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर आ जाता है। वहीं डॉक्टर्स भी, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं जिनको लगता है कि हम कुछ इस तरह से ऐसे डिफरेंट करें जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ ठीक हो रहे हैं या हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हमें एक अपने कॉन्शियस पे जो है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम कोई गलत बातें या गलत धारणा है तो लोगों के अंदर नहीं फैला रहे। लेकिन जिस तरह से अब क्या होता है कि जब कोई नया वायरस आता है और हमारे पास उसकी कोई दवाइयाँ नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग दवाइयाँ होती हैं उनको हम रीपर्पस करके देखते हैं कि क्या ये दवा इस बीमारी में हमारी मदद कर सकती है, क्या इससे हमें कुछ रिजल्ट मिल सकता है। इसी तरह से आपने शुरू में देखा कि हमने HIV की दवाइयाँ का इस्तेमाल किया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को इस्तेमाल किया गया, इधर आइवरमेक्टिन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमने
पिछले 1 साल से जब से हम कोरोना से डील कर रहे हैं, लोगों में कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं, वहां से हमारी लर्निंग और एक्सपीरियंस निकल करके आया है कि अच्छा इस कंडीशन में हम ये मेडिसिन अगर यूज करें तो हमें इससे अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है और हम लोगों की जान बचा पाते हैं, सेव कर पाते हैं। तो ये जो एक एक्सपीरियंस है और जो ये एक नॉलेज है, ये डॉक्टर्स के पास है और उन्हीं के पास छोड़े तो ज्यादा अच्छा होगा, इसकी बजाय कि लोग जो है अपने मन से स्टेरॉइड लेना शुरू कर दें या रेमडेसिविर लेना शुरू कर दें, या जिस तरह से मैं अब देख रही हूँ कि टेलीमेडिसिन के समय में जब हम व्हाट्सएप पे दवा भेजते हैं, हम सब व्हाट्सएप पे दवाइयाँ भेज रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शंस भेज रहे हैं, वो पूरे में सर्कुलेट हो जाता है। लोग बोलते हैं कि हमें पता है कि क्या ट्रीटमेंट लेना है, हमारे पास ट्रीटमेंट, आप ये शुरू कर दीजिए, फटाफट शुरू कर दीजिए। और हम इससे कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, परेशानियां देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो सिस्टम है वो फर्क है, उसकी बॉडी में कोविड का जो रिस्पॉन्स है वो भी फर्क होता है। तो इसलिए अपने डॉक्टर से संपर्क करना और उनकी बात पर चलना और उनके अनुसार ट्रीटमेंट लेना ज्यादा अच्छा होगा, इसकी बजाय कि हम एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें और अपने मन से दवाइयां खाना शुरू कर दें, जिनके हम आगे चल के नुकसान भुगत सकते हैं। क्योंकि स्टेरॉइड्स भी डायबिटीज, ओबेसिटी, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और हमारे हाइपरटेंशन, बहुत सारी चीजों को उजागर कर देता है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बाद में चलकर हो सकते हैं। और यहाँ तक कि हम लोगों में फल्मिनेंट फंगल इन्फेक्शंस देख रहे हैं, जो आपने पहले भी देखा होगा कि पूरा जॉ निकालना पड़ता है, पूरे बॉडी के पार्ट्स को काटना पड़ जाता है उसको ठीक करने के लिए। तो प्लीज अपने आप से ट्रीटमेंट नहीं करें, ये जरूर मेरी अपील रहेगी लोगों से। बिल्कुल अपील है। और जिन 2 दवाइयों को हम लोग यहाँ नाम ले रहे हैं, चूंकि वो चर्चा में बहुत है और उसकी क्राइसिस है, शॉर्टेज है, रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन, हालांकि वो बहुत महंगी है और उसका कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो जब आप लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी गिरती है उस समय, क्योंकि उसका काम ही इम्यूनिटी बूस्टअप करना। डॉक्टर रमण, 2 तरह के पेशेंट हैं। एक तो जो अस्पताल में गए, वो तो पूरी तरीके से डॉक्टर साहब के डिस्क्रिप्शन पे है, वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, जो चीज़ समझेंगे वो उनको दवा दी जाएगी। लेकिन कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक है, घर पे है, कंसल्ट कर ले रहे हैं, लेकिन खुद भी कुछ डॉक्टर बन जाते हैं। अब गले में खराश है तो वो एजिथ्रोमाइसिन खा ही लेंगे, भले ही वो वायरल इन्फेक्शन, लेकिन आप एंटीबायोटिक खाने शुरू कर देंगे। तो एक जनरली जो घर में पेशेंट अपना है, जो एसिम्प्टोमेटिक है, बहुत उसको दिक्कत नहीं, ना ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, ना कोई बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ है, सिंपली उसको क्या करना चाहिए? अभी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे गलत ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का ये चल रहा है। जैसे किसी ने बताया आइवरमेक्टिन, फेविपिराविर, ये दवाइयों को कोई मतलब नहीं है, अभी तक इतना एविडेंस आया नहीं है। और आइवरमेक्टिन का तो सबसे बुरा हाल ये है कि उसको जो डोज में वो असर कर पाएगा, वो डोज से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब रहा सवाल कि उसको मरीज को डरना है क्या, उसने डरना नहीं है। देखिए, ज्यादा तौर पे ये इन्फेक्शन में भर्ती होने का जो चांस होता है वो बहुत कम होता है। तकरीबन 15% लोगों को भर्ती होने का चांस होता है। अब 15% लोगों में हम तो नहीं है। हमको जो कंटिन्यू करना है वो हमने सबसे बड़ी बात, सादे विटामिन जो होते हैं, सी और जिंक, ये देते हैं लोग। फिर भी हमको एक समझना है, ये जनरल एक टॉनिक के हिसाब से होती है। क्या जिंक का ये 10 दिन के अंदर जो भी देंगे तो जिंक का एब्सॉर्प्शन अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो भर के आएगी, ऐसे भी नहीं होता है। हम सादी दवाइयां देते हैं, उसको ऐसे लगे कि कुछ मिल रहा है, लेकिन इससे बढ़ के उसका कोई असर होगा ऐसे नहीं है। हमने सिर्फ SpO2 का मॉनिटर करते जाना है, जो पल्स ऑक्सीमीटर है उससे मॉनिटर करते जाना है। वो जो 6 मिनट वॉक टेस्ट के बारे में किसी ने बताया, वो करते जाना है। लेकिन ये डरना नहीं है कि अगर हमको समझो बुखार आया तो सादा क्रोसिन ही लेना है। अगर कोई लक्षण समझ लीजिए उसको ब्रेथलेसनेस हो रहा है या SpO2 उसका गिर रहा है, उस टाइम पे हमने डॉक्टर को बता के फिर उसकी दवा लेने के लिए करके दवाखाने में जरूरत गिरे तो भर्ती होने की कोशिश करना है। लेकिन कई चीजों के ऊपर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है उसको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए शायद अगले 1-2 दिन में हम लोग वो प्रोटोकॉल्स भी फॉर्म अप करेंगे, ऐसे लगता है। बिल्कुल सही। 3 विषयों पे हमने अब तक चर्चा की है कि पूरा कोरोना क्या है, फिर उसके सिम्टम्स किस किस तरीके के हो सकते हैं, दवाएं किस तरीके की चल रही हैं। तो बहुत सारे तथ्य आपके सामने आए होंगे कि सिम्टोमेटिक दवाएं इसकी मिल रही हैं और बिना डॉक्टर कंसल्टेशन की कोई दवा मत लीजिए। जितने नाम हम लोगों ने लिए हैं, कृपा करके उनको तो आप बिल्कुल जाके मत खरीदिएगा, मिलेगी भी नहीं वैसे आपको। शॉर्टेज आइवरमेक्टिन भी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन ये सब
तब आपको लेनी चाहिए जब आपको रेकमेंड की जाए। जो 2 चीज़ें बताई गई कि ऑक्सीमीटर से आप अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहिए और मास्क ज़रूर लगाए रखिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौट के आके अब इसकी जो रामबाण कही जा रही है कि वैक्सीन लगा लीजिए तो आपकी जान बच जाएगी, कोरोना फिर भी हो सकता है, उसको समझेंगे कि उसके बारे में भी बहुत सारे मिथ लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है कोरोना को लेकर के। जो आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं उनका हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल जार्गन को बस्ट करते हुए, सिंपली एकदम कि आप कैसे समझ सकें। अच्छा, अभी एक छोटा सवाल मेरे मन में और आया जो पिछले वाले विषयों से संबंधित है, बहुत क्विक रिस्पांस मुझे उसमें चाहिए कि मान लीजिए किसी ने एंटीजन टेस्ट कराया और उसमें वो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन फिर उसने आरटीपीसीआर किया, उसमें नेगेटिव आया, तो इसमें क्या टेस्ट की गड़बड़ी हुई होगी स्वाति जी, या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। और देखिए आरटीपीसीआर भी जो है उसकी सेंसिटिविटी 80% है, तो 20% चांस आरटीपीसीआर में भी रहता है कि नेगेटिव आ सकता है। सेकेंडली, टेक्निक किस टेक्निक से लिया गया है। जो व्यक्ति सैंपल लेता है अगर उसने बहुत पीछे से ठीक से सैंपल नहीं लिया तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव आ सकता है, या किट अगर खराब है, उसमें कोई डिफेक्ट है तो भी नेगेटिव आ सकता है। और अगर स्ट्रेन है तो कुछ स्ट्रेन ऐसे हैं तो भी पॉसिबल है कि टेस्ट नेगेटिव आ जाए। जी डॉक्टर कंवर, शुरू करते हैं क्विकली, वैक्सीन सेगमेंट में आते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी किसी किसी को हो जा रहा है, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने डोज 1 ले ली और उसके बाद उसको कोरोना हो गया, तो डोज 2 उसको लेने मुलतवी कर देना चाहिए, एक्सटेंड कर देना चाहिए, या ले सकता है? क्योंकि ये पूरा प्रोसेस तो 15-20 दिन चलता है कम से कम, रिकवर होना ठीक होने के बीच में। 3 महीने डिले करना पड़ेगा। ओके। अगर आपने एक शॉट लिया है, दूसरा शॉट आपका अभी बाकी है और आपका बीच में कोविड हो गया, तो कोविड रिकवरी में भी टाइम लगता है। उसके कोविड की वजह से अपने भी एंटीबॉडीज बनेंगे, और जो फर्स्ट शॉट लिया उसकी वजह से भी एंटीबॉडीज बनेंगे। सो उसके बाद में 3 महीने का गैप रिकमेंडेड है बिफोर यू गो फॉर द सेकंड शॉट। नहीं तो अगर उस दौरान लेंगे तो क्या दिक्कत? मान लीजिए उसी दौरान सेकंड शॉट ले लें। देखिए, एक चीज होती है हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। हम हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स में फंसना नहीं चाहते। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स में ये भी पॉसिबिलिटी है कि बॉडी ओवर रिएक्ट करे। हमारे जो भी हम देने की कोशिश करें, वायरस देने की कोशिश करें, उसको ओवर रिएक्ट करने की कोशिश करें और पेशेंट को सिम्टम्स होने शुरू हो जाए। ये नहीं मैं कह रहा कि कोविड डिजीज हो जाएगी, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। और ये जनरल रिकमेंडेशन है कि आपको 3 महीने वेट करना चाहिए इन्हीं वजहों से। हाँ, अगर पहली डोज के बाद आपको कोरोना हो गया है तो आप वेट करिए, रिकवर करिए और थोड़ा डिले से उसको लीजिए। डॉक्टर रमन, 2 वैक्सीन यानी पूरे दोनों शॉट्स लेने के बाद 14 दिन बाद कहते हैं कि इम्यूनिटी ठीक से डेवलप हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है और वो अस्पताल तक पहुंच गए हैं। ऐसा क्यों हुआ सर? नहीं, हमको एक याद रखना है कि ये जो वैक्सीन हैं, ये वैक्सीन फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हैं। ये वैक्सीन की वजह से सीवियर कोविड डिसीज नहीं होता। तकरीबन 90% लोग या 80% लोग जो वैक्सीन हम ले रहे हैं उसके हिसाब से, और उनकी मौत होने का डर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर किसी को एक्सपोजर हुआ तो उसके बीमारी को रोकने की ताकत ये वैक्सीन में नहीं है। हमको ये समझना पड़ता है कि इससे थोड़ा ट्रांसमिशन कम होगा, लेकिन वो रिस्क नहीं रहेगी ऐसी हालत नहीं होती है। अगर जिसने वैक्सीन ली है उसका एक्सपोजर हो गया तो उसको बीमारी हो सकती है, लेकिन वो बीमारी माइल्ड रहेगी और उससे उसकी मौत नहीं होगी। तो इसमें कोई सरप्राइज है ऐसे नहीं है। डॉक्टर मीनाक्षी, मतलब फिर तो ये हुआ कि वैक्सीन लीजिए या न लीजिए, दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। दोनों परिस्थितियों में आप घर पे भी ठीक हो सकते हैं, दोनों परिस्थितियों में आप अस्पताल में भी ठीक हो सकते हैं, फिर हम क्यों लें? देखिए, जो कोई भी वैक्सीन अभी तक जितनी भी इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन बने हैं, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है। चाहे वो डीपीटी वैक्सीन हो, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन हो, या कोई भी वैक्सीन है, सभी वैक्सीन जो है 100% इफेक्टिव नहीं हो सकती। कोविड की जो दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन,
70 to 80% इफेक्टिव है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप वैक्सीन ना लें। अगर वैक्सीन होने के बावजूद भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से, तो आपका जो इन्फेक्शन है सीवियर नहीं होगा। आपकी डिजीज जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट ही रहेगी, सीवियर नहीं होगी। और अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन से चांसेस ऑफ डाइंग, मौत होने की संभावना कम रहेगी। तो वैक्सीन तो लगाना ही लगाना है। एक तो ये है कि आपके चांसेस की 10 में से 7 लोगों को तो होगा ही नहीं, और 30% जो चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के, वो इन्फेक्शन भी सीवियर नहीं होगा और उससे भी डेथ नहीं होगी। प्लस इससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम हो जाएगा और ये पैंडेमिक ब्रेक हो जाएगा। तो वैक्सीन ना लगवाना तो ऑप्शन ही नहीं है, हमें वैक्सीन लगवानी है और सभी को लगवानी है। एक तो इसलिए कि पैंडेमिक ब्रेक हो जाए, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, और दूसरा जो हमें 25% चांसेस है कि हमें इन्फेक्शन हो सकता है, वो इन्फेक्शन हमें अगर होता है तो माइल्डर फॉर्म में। स्वाति जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक लाइन यहाँ जोड़ूंगी इसमें नीरज जी। जैसे फ्लू की वैक्सीन है, हम हर साल लगाते हैं, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उससे डेथ नहीं होती है लोगों की। तो हमारा जो मकसद अभी है वो ये है कि हम कोरोना वायरस को ऐसा वायरस बनाना चाहते हैं जो अगर हमें बीमारी हो भी तो लोगों की डेथ नहीं हो या माइल्ड डिजीज हो, और इसी पर्पस को सर्व करती है हमारी वैक्सीन इस वक्त। उसकी कोशिश यही है कि मृत्यु नहीं हो लोगों की, डेथ रेट ना बढ़े, इसीलिए हमारे लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। चाहे वो हमें इन्फेक्शन से बचाए ना बचाए, वो हमें डेथ से बचाती है, हमें सिवियर डिजीज से बचाती है। अच्छा, ये जो एक बात चल रही है कि मान लीजिए दोनों शॉट ले लिया किसी ने, ठीक ठाक है, उसको कोई दिक्कत नहीं, कितने समय तक इसका असर रहेगा? 6 महीने, 8 महीने? क्योंकि यूएस में बात चल रही है कि फाइजर एक बूस्टर डोज बनाने की तैयारी कर रहा है। उस बूस्टर डोज में एक इन्फ्लुएंजा वाली शॉट भी मिला है, क्योंकि यूएस में नॉर्मली इन्फ्लुएंजा के लिए एक शॉट हर साल लगाते लोग, तो उसमें मिक्स करके लगाएंगे। लेकिन भारत के संदर्भ में ये वैक्सीन कोई भी लगाएं आप, कितने दिनों तक कारगर रहेगी? 6 महीने, 8 महीने, साल भर, या एक काफी है? स्वाति जी, आपसे पूछा। क्या मुझसे पूछा? जी नीरज जी, देखिए अभी जिस तरह से मॉडर्ना और फाइजर का डेटा सामने आया, उन्होंने बोला है कि 6 महीने हो गए हमें अभी तक वैक्सीन लगवाए हुए और हम ज़्यादा री इन्फेक्शन नहीं देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि लोगों में इम्यूनिटी लेवल अच्छा है। वहीं अगर हमारी वैक्सीन का भी बात करें तो अभी हमारे पास बहुत कॉन्क्रीट डेटा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 6 से 9 महीने की कम से कम हमें सुरक्षा मिलेगी। और अब क्योंकि स्ट्रेन्स आ गए हैं, तो सभी वैक्सीन प्रोड्यूसर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं एक बूस्टर डोज बनाने की, ताकि स्ट्रेन्स भी हैंडल हो सके। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में संभावनाएं हैं कि 6 महीने पर या 9 महीने पे हम लोगों को एक बूस्टर डोज लगवानी पड़ सकती है, जिससे कि हम स्ट्रेन्स को भी हैंडल कर पाए, और जो अभी तक हमें इम्यूनिटी डेवलप हुई है वैक्सीन से, वो हमारी और बेहतर हो पाए, उसको हम सस्टेन कर पाए आगे के लिए। डॉक्टर रमन, अब हमारे पास ये ऑप्शन होगा कुछ समय बाद कि कोविशील्ड लगवाएं, कोवैक्सीन लगवाएं, फाइजर वाली लगवाएं, जॉनसन वाली लगवाएं, स्पुतनिक लगवाएं, कोई फर्क है क्या इसमें, या सब एक जैसी हैं, जो मिले चुपचाप लगवाइए? देखिए, ये एकदम ख्वाब देखना कि वो सारे वैक्सीन हमको अवेलेबल हो जाएंगे अभी अगले महीने में या 2 महीने में, ये बराबर नहीं रहेगा। चारों तरफ दुनिया में वैक्सीन के डोसेजेस की कमी है। आपको अभी नहीं सर, वैक्सीन मिल रही है। डॉक्टर रमन, अवेलेबिलिटी और सप्लाई वाला सवाल नहीं है। सवाल ये कि इनमें कोई फर्क है क्या, कि सारी वैक्सीन ठीक से बनी है, कोई भी लगवाइए, सब एक जैसा काम करती है? मेरा सवाल ये है। सप्लाई वाला तो बाद में देखेंगे सर कभी। नहीं, आपको एक समझना है कि इसके जो एफिकेसी के रिजल्ट्स आए हैं, जब हम इफेक्टिवनेस देखते हैं, जब सब लोगों को दी जाती है रियल टाइम में, तो उसके प्रोटेक्शन के लेवल में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन हर वैक्सीन का साइड इफेक्ट अगर कुछ हो, वैक्सीन स्पेसिफिक होंगे, तो उसका असर हमको दिखाई देगा। तो हमको साइड इफेक्ट्स के तरफ देख के फिर आपको अगर चॉइस करना है तो उसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप वैक्सीन लेंगे उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी वो उतनी ही रहेगी। केवल इफिकेसी का फर्क है। डॉक्टर कंवर, कोई साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बाद में जाते हुए कभी क्या पड़ सकते हैं? लोगों के मन में ये भी सवाल है। आई डोंट थिंक अभी ज्यादा साइड इफेक्ट्स का कोई सामने आए हैं, क्योंकि अभी लाखों लोगों को बल्कि मिलियंस को वर्ल्ड वाइड कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आए। हालांकि there have been some deaths reported, जो कि the numbers are so minuscule कि आप उसको देख के कुछ
वैक्सीन लगाने में कोई अपने बदलाव नहीं कर सकते। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता था, मैं बात भी रेज किया था मैंने जो पहले डिस्कशन चालू किया। देखिए, वैक्सीन का जो बूस्टर डोज है, आई मीन ये इसका इफेक्ट 6 महीने रहेगा, 9 महीने, 12 महीने रहेगा, इट्स डिफिकल्ट टू से, क्योंकि इतने लंबे ट्रायल हुए नहीं, इतना वक्त नहीं अभी तक मिला। दूसरी चीज ये है कि IgG एंटीबॉडीज, वी डोंट नो अबाउट द टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स, क्योंकि टी लिम्फोसाइट को हम आम लैब में नहीं उसको मेजर कर सकते, लेकिन IgG लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं और 3 महीने पे काफी कम हो जाते हैं। इवन जिन लोगों को डिसीज होती है उसके बाद भी जो IgG बनती है उसके लेवल भी कम होने शुरू हो जाते हैं आफ्टर 1.5 महीने के बाद। सो वो कम होते होते कितने कम हो जाएंगे और किस लेवल पे आके इतने कम हो जाएंगे कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे या टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स नहीं ऑगमेंट कर पाएंगे, ये अभी तक कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब इतनी म्यूटेशंस हो रही हैं तो ये भी तय है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैव टू ट्वीक their vaccine in such a way ताकि वो जो म्यूटेशंस है उसको कवर कर सकें। और उसके लिए ये जरूरी है कि जीनोमिक टेस्टिंग बहुत मैसिव स्केल पे होनी चाहिए। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं डॉक्टर कंवर की डेटा भी बहुत कम है। इवन यूएस के पास भी फाइजर का भी उतना डेटा नहीं है। इवन जॉनसन एंड जॉनसन की जो उन्होंने रोकने की कोशिश की वो भी 60 लाख में 6 केस पे, तो वो बहुत सब्सटेंशिएट नहीं करता डेटा। बहुत छोटा सवाल स्वाति जी आपसे, मेरे पास एकदम समय नहीं है, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। कितने लोगों को वैक्सीन लगाने की जरूरत पड़ेगी? 135 करोड़ लोग, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, कहाँ तक जाएगी कि सबको लगाना ही पड़ेगा? देखिए, मान के चल रहा है कि 60% जनता को हमें वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्ट्रेन्स हैं और वो जो इस तरह से वैक्सीन्स को इवेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लॉजिस्टिक्स भी आने वाले समय में चेंज होंगे और बूस्टर डोज की ज़रूरत होगी जो कि स्ट्रेन्स को हैंडल कर पाए, ताकि हम उस हर्ड लेवल इम्यूनिटी तक पहुँच पाए जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि जो म्यूटेशंस हैं, जो स्ट्रेन्स हैं, वो वैक्सीन्स को भी बाईपास कर रहे हैं, वो हमारी नॉर्मल जो इम्यूनिटी है उसको भी बाईपास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ये चीजें मुझे लगता है और ज्यादा क्लियर होंगी। तो यानी अभी तक हम लोगों को ऐसा लगता था, जो कई बार बैठक चर्चाओं में हुआ था, कि 30 करोड़ लोगों को कम से कम लगे, उसके आगे फिर हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। लेकिन अब ऐसा लगता है नए स्ट्रेन्स को देखते हुए कि शायद ये संख्या ज्यादा जाएगी और डबल डोज लगेगी तो उसका भी डबल करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरी चर्चा का मकसद ये था कि आपके अंदर के बहुत सारे जो इल्यूजन्स हैं, जो मिथ कंसेप्शंस हैं, उनको ठीक करना। वैक्सीन जरूर लगवाइए, मास्क जरूर लगाइए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए अगर सिम्टम्स हैं, और ज़रूरी ना हो तो घर से बिल्कुल बाहर मत निकलिए, सेफ रहिए। यही हमारी आपके लिए कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।